मैंने इमरान हाशमी को ब्रेक दिया, मैंने जॉन इब्राहिम को ब्रेक दिया, मैंने बिपाशा बासु को ब्रेक दिया, मैंने कंगना रनौत को ब्रेक दिया। गान कैसे पकड़ेगी या भागेगी भी तो कैसे भागेगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा पॉलिश और परफेक्ट नहीं होगी। एक आदमी कभी फिल्म नहीं बना सकता, एक फिल्म एक टीम बनाती है। मैंने सो कॉल्ड स्टार्स के साथ काम करना ही बंद कर दिया आफ्टर वर्किंग विद ऑल द स्टार्स। फिर मुझे सावी सावी मैं कहीं भी जाती हूँ वो लोग खुद ही शुरू हो जाते हैं। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ एक दो नहीं बल्कि तीन ऐसे आइकॉनिक पर्सन हैं। फर्स्ट तो अभिनय सर, जिनके प्रॉपर डायरेक्शन के बिना पब्लिक को ये नहीं पता चलेगा कि मूवी में क्या है, और ये ऐसा क्लाइमैक्स देते हैं लोगों को कि लोग शॉक हो जाएंगे कि अरे अभी हम ये क्या देख रहे थे, अब ये क्या हो गया। और सेकंड दिव्या मैम, जो कि एक एक्ट्रेस है, डायरेक्टर है, एडिटर है, माँ है, और अब इस बार वो ऐसी वाइफ बन चुकी है जो ये मतलब लोगों को बता रही कि अपने परिवार को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि दूसरे देश का जेल तक ब्रेक कर सकती है। और लास्ट मुकेश सर, जिनकी मूवी देखते हुए हम छोटे से बड़े हुए हैं, और इनकी मूवी के जो सॉन्ग रहते हैं वो सुन लेते तो आज तक हमें हर एक सॉन्ग याद है, हर एक चीज़ याद है। इवन इनकी जो मूवी की लव स्टोरी रहती है वो आज तक ऐसी लव स्टोरी होती है कि हम भूल नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन आवर चैनल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ट्रेलर लॉन्च था सर, आपने एक बात कही थी कि दिस फिल्म विल शॉक यू द क्लाइमैक्स, और अभिनय सर ने जिस प्रकार इसे क्लाइमैक्स दिया है आप लोगों को शॉक करेगा कि ये क्या मूवी है, क्या कुछ बना है। और अब जब लोग देख रहे हैं तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट सामने आया है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड वाइड इतना सारा लोगों का प्यार मिल रहा है इस मूवी को? देखिए, जब मैंने कहा था कि दिस फिल्म विल शॉक यू, इसकी एक वजह थी क्योंकि ये फिल्म हमने बहुत ईमानदारी से बनाई। इस फिल्म को हमने सबने अपना सब कुछ दिया, और जो फिल्म में जो ईमानदारी होती है ना, उसका रिज़ल्ट वैसा ही मिलता है। तो हमको ये हम ताजुब नहीं है इसके में। जो आपको ट्रेलर के टाइम मैंने कहा था कि दिस फिल्म विल गिव यू विल शॉक यू और गिव यू, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये फिल्म हमको 100% डिलीवर करेगी कि जिस मकसद से हम निकले थे हम वो अचीव करेंगे। और आज टच वुड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। इवन अभिनय सर, जब आपको ये मूवी मिला कि आपको ये डायरेक्शन करना है, तब स्टोरी आप जब देखे थे आपको लगा था कि इस प्रकार मूवी जाएगी और इस प्रकार आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, क्योंकि सिर्फ लोग आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहे या फिर मुकेश भट्ट सर की बात नहीं कर रहे, आपकी भी चर्चा कहीं ना कहीं हर जगह हो रही है। तो ये कैसा फील हो रहा है, अब कैसा लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड लोगों को लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस मूवी को? ऑब्वियसली फीलिंग तो बहुत ही अच्छी है कि लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोग फिल्म को पसंद करें। बिकॉज़ हम ये सारी टीम और बाकी कम से कम 150 लोग, वो सारों की सबकी इंटेंशन एक ही थी कि ये फिल्म एक अच्छी फिल्म बने जो दर्शकों को पसंद आए, जो उनको कुछ नया देखने मिले। और मेरे ख्याल से ये सबका जो प्रयास था वो रंग लाया है अभी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिकॉज़ एक आदमी कभी फिल्म नहीं बना सकता, एक फिल्म एक टीम बनाती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है जो लोग मेरे बारे में कह रहे हैं, वो मैं बहुत सराखों पे रखता हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो चीज़ मेरी पूरी टीम के लिए है। एक प्रोड्यूसिंग टीम, द डायरेक्शन टीम, द कैमरा टीम, बाकी सारे टेक्नीशियंस जो फिल्म बनाने में हमारे साथ थे, उनके लिए वो सी चीज़ें हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आज सिर्फ हमारे देश में नहीं लेकिन कम से कम 15-16 देशों में ये फिल्म सराही जा रही है और उनको सबको अच्छी लग रही है। इसका मतलब यही है कि हमने जो शुरुआत की थी सावी बनाने की, वो हम सक्सेसफुल रहे। आई थिंक वी शुड ऑल सेलिब्रेट फॉर दैट एंड बी वेरी हैप्पी। इवन दिव्या मैम, जैसे कि अब ऐसा लगता है कि अब आपको लोग दिव्या के नाम से कम लोग ज़्यादा बोलेंगे अरे ये तो सावी है। एक ऐसा मतलब आपने मेमोरेबल मोमेंट लोगों के बीच छोड़ दिया, कैरेक्टर लोगों के बीच छोड़ दिया, तो अब लोग आपको ऐसे कहेंगे कि अरे ये तो सावी है। तो ये कैसा लगता है जब लोग इस नाम से प्रोनाउंस करेंगे? अभी ऑलरेडी सब कर रहे हैं। कल मैं एयरपोर्ट से आ रही थी तो सब पेपराजी वहाँ पे मुझे सावी सावी, मैं कहीं भी जाती हूँ वो लोग खुद ही शुरू हो जाते हैं।
तो आई थिंक बस इसका यही जवाब है कि आगे बढ़ने की और मेहनत करते रहो, और उसमें जितना हम डालेंगे चीज़ में चीनी, उतनी वो स्वाद बनती जाएगी। इवन ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो आपके लिए काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि अगर प्रीवियस आपका वर्क देखे तो काफ़ी थोड़ा मतलब बबली टाइप का कैरेक्टर था, थोड़ा एंजॉय मोमेंट टाइप वाला कैरेक्टर था, लेकिन ये काफ़ी सीरियस रोल था और काफ़ी कुछ मैसेज भी दे रहा था। मतलब आपके एक्सप्रेशन के थ्रू या फिर आपके किसी भी एक्शन के थ्रू कई सारे मैसेज लोगों तक जा रहे थे। तो जो आपका जो प्रिपरेशन था इसके लिए क्या कुछ था, क्या कुछ आपने खुद को चेंजेस किया, आप खुद में चेंजेस लाए थे? सी मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही रहता है जब मैं एक रोल एक्सेप्ट करती हूँ कि उस रोल में कहीं भी मैं दिखूँ ना, खुद दिव्या ना दिखे, और उसमें कोई मेरा पहला निभाया किरदार ना दिखे, और मेरी यही मेहनत रहती है कि मैं वो किरदार बन जाऊँ। सो सावी जब मेरे पास आई तो ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग में नर्वस थी, बट मैंने जो प्रेप में मेरी यही मेहनत रही कि मैं सावी बन जाऊँ, और जब तक सेट पे जाऊँ तब तक मैं सावी ही हूँ, उसके अप्स डाउन सब फील करूँ। सो यू नो मैं कैरेक्टर पूरा अपने अंदर ले लेती हूँ और जीती हूँ वो किरदार को। आई थिंक दैट्स द ओनली वे, और कोई तरीका मुझे आता नहीं है। उसमें कई बार आपको इमोशनली भी आपको बहुत ज़्यादा यू नो अगर बहुत हैवी सीन हो तो इट अफेक्ट्स यू, बट आई थिंक आई डू दैट प्रोसेस। इवन कुछ ऐसा मैं भी शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ एक्शन भी देखने को मिला है जी तो मतलब बिहाइंड द सीन कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जी आई थिंक इस फिल्म के लिए मैंने एक्शन की ट्रेनिंग नहीं ली, बिकॉज जो मुझे अभिनय सर से रिक्वायरमेंट आई थी वो यही आई थी कि वो हाउस वाइफ है, शी विल बी एन एमेच्योर, उसे नहीं मालूम होगा कि गन कैसे पकड़ेगी या भागेगी भी तो कैसे भागेगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा पॉलिश और परफेक्ट नहीं होगी यू नो एज अ रनर या एज अ एक्शन का कैरेक्टर। सो आई थिंक इसलिए एक्शन आई थिंक थोड़ा मेरे लिए उस टाइम पर जब मुझे चोट लग गई थी तो तब मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मेरे फेस पे चोट लग गई थी, बट आई थिंक पिक्चर हिट हो गई, सो दैट्स नाउ यू नो दैट्स द एंड रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर सेट पे चोट खाऊंगी। नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम हम आपको और अलग कैरेक्टर में देखेंगे शायद। इवन मुकेश सर आपसे पूछना चाहूँगी कि जब कास्ट की बात आती है, मतलब आप पहले एक स्टोरी लिखते हो लेकिन जब कास्ट की बात आती है तब आप वो सिलेक्शन कैसे करते हो? क्योंकि अगर आपके मूवी की हम कास्ट देखें तो काफ़ी अलग रहती है, जो लोगों के सामने नहीं आई, भले वो आशिकी देखे, आशिकी 2 देखे या फिर कोई भी मूवी देखे, और लोगों को वो कास्ट काफ़ी पसंद आती है। तो कास्ट का जो प्रोसेस रहता है वो आप लोग कैसे करते हो? देखिए, कास्टिंग का जो सिलसिला है वो फिर अगेन स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट कैसी लिखी जाती है, स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, कि किसे कौन उस कैरेक्टर में फिट बैठ सकता है इन टर्म्स ऑफ पर्सोना। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कौन अपने आप को 100% उस कैरेक्टर में परफॉर्मेंस देने के लिए सरेंडर कर सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली वही बात स्टैंड आउट होगी। तो इसलिए मोस्टली मैं न्यू कमर्स के साथ काम करता हूँ या फ्रेश एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, क्योंकि उनमें एक जोश होता है, उनमें एक जज्बात होता है देने का, कुछ करने का, और वो नज़र आता है पर्दे पे। पर कैमरा बहुत सेंसिटिव चीज़ है, वो पकड़ती है, आपकी ईमानदारी को पकड़ेगी, आपकी बेईमानी को भी पकड़ेगी। तो जो एक न्यू टैलेंट होता है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईमानदारी के साथ आता है, और वो एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर कितना भी अच्छा एक्टर हो उसकी बेईमानी कहाँ ना कहाँ पकड़ी जाती है, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा होता है, वो महसूस नहीं कर रहा होता है वो कैरेक्टर का। जैसे ये कह रही थी कि मैं वो फील वो किरदार में उतरने की कोशिश करती हूँ, वो उतर जाती हैं। ये बहुत कम लोगों को जब एक बार एस्टैब्लिश हो जाते हैं बड़े, वो वहाँ उनको दुविधा आ जाती है कि वो कर पाएंगे, किरदार में घुस पाएंगे, नहीं तो वो मैकेनिकल एक्टिंग करते हैं, वो कैरिकेचर वो फील करते नहीं, और उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसा डर नहीं लगता है कि मतलब ऑडियंस इन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं, या फिर वो उस प्रकार कर पाएंगे? देखिए, एक बात है, ऑडियंस के साथ आप ईमानदारी के साथ प्रोजेक्ट करो, ऑडियंस आपको 100% एक्सेप्ट करेगी। और मैंने प्रूफ करके दिखाया अपने आप को। मैंने मैक्सिमम फिल्में अभी 2020 से ले अब तक मैंने सो कॉल्ड स्टार्स के साथ काम करना ही बंद कर दिया आफ्टर वर्किंग विद ऑल द स्टार्स, क्योंकि मुझे जो एक फ्रेश लोगों को, मैंने इमरान हाशमी को ब्रेक दिया, मैंने जॉन इब्राहिम को ब्रेक दिया, मैंने बिपाशा बासु को ब्रेक दिया, मैंने कंगना रनौत को ब्रेक दिया, लिस्ट ख़त्म नहीं होती।
तो मेरी लिस्ट ही ख़त्म नहीं होती। मगर मैंने उनके लिए कुछ नहीं, उनमें टैलेंट था, मैं तो सिर्फ ज़रिया बना। अगर मैं बोलूँ कि मैंने उनको बनाया, गलत बात है। वो खुद बने अपने ईमानदारी से, अपने टैलेंट से, अपने पैशन से, वो नज़र आता है और वो बन गए। वही जो किरदार उन्होंने प्ले किया उस फिल्म में, अगर मैं कोई एस्टैब्लिश एक्टर को लेता तो वो बात नहीं बनती। तो उन्होंने मुझे दिया है, मैंने उनको नहीं दिया है। लोगों को लगता है कि भाई मैं कितना महान आदमी हूँ, मैं नए लोग को ब्रेक देता हूँ। नए लोग मुझे ज़्यादा देते हैं एस्टैब्लिश लोग से ज़्यादा। नया कंपोजर आके नया ही धुन देता है जो बाकी कोई भी एस्टैब्लिश कंपोजर मेरे को दे नहीं। मेरा म्यूज़िक क्यों हिट होता है कि मैं नए लोगों को चांस देता हूँ, मैं नए सिंगरों को देता हूँ। मैंने अरिजीत को ब्रेक दिया, उसके बाद तो आज का अरिजीत बन गया तुम ही हो के बाद। तो आई गॉट अ टैलेंट टू स्पॉट टैलेंट। जब ये आई थी लड़की, ईमानदारी के साथ मेरे सामने आई थी कि उसको पता लगा था ये स्क्रिप्ट के बारे में, और शी केम विद एन ऑनेस्टी कि मेरे को मौका दीजिए, आई विल नॉट लेट यू डाउन। और उसकी आंखों में जो मैंने देखा, मुझे यकीन हो गया कि ये डिलीवर करेगी। और हमेशा मैं इसको बोलता कि यू विल डिलीवर एंड यू विल मेक मी फील प्राउड, और शी हैज़ डन इट। तभी जाके मूवी को इतना हाइप मिल रहा है और इतना लोगों का प्यार मिल रहा है। अभिनय सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये मूवी आपके जो प्रीवियस वर्क से काफ़ी अलग थी, तो आपको क्या कुछ चैलेंज फेस करना पड़ा? क्योंकि इसमें सिर्फ एक आर्टिस्ट ने, एक तो पहली बार ये वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, तो उस प्रकार उसे दर्शाना था कि लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्ट आपको क्या दिखाना है। प्लस अनिल कपूर सर है, फिर बाद में हर्षवर्धन राणे हैं, उनको भी अलग अलग एंगल से दिखाना था। तो क्या कुछ आपको चैलेंजिंग लगा या फिर आप कितना एंजॉय किए? एंजॉय तो बहुत ज़्यादा किया हम लोगों ने, सबने। लेकिन ये मेरा एक आप अच्छी चीज़ मानो या बुरी चीज़ मानो, मैं प्रॉब्लम क्या है कि मैं जो चीज़ एक बार कर लेता हूँ फिर मैं कुछ सालों तक वो फिर से दोहराना नहीं चाहता। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये फिल्म मेरे लिए एकदम फ्रेश अप्रोच थी कि माय फर्स्ट फिल्म वुमेन ओरिएंटेड फिल्म। और दूसरी चीज़ ऐसी थी कि इट वाज अ वेरी 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 डिफरेंट फिल्म बिकॉज ऑन सम मेनी लेवल्स ये फिल्म बेस्ड मतलब हो गई थी स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर सत्यवान सावित्री। तो बिकॉज ऑफ दैट एक उसका वज़न आता है कि जब आप एक कुछ ऐसा डायरेक्ट करने जा रहे हो जो पूरी दुनिया को पता है और एटलीस्ट इंडियंस को तो पता ही है सत्यवान और सावित्री की स्टोरी, तो फिर आप गलत नहीं जा सकते उसमें। तो चैलेंजिंग ये था कि हम शूट कर रहे थे काफ़ी एक ऐसी जगह पे लिवरपूल में इंग्लैंड में जो उन महीनों में बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ज़्यादा शूटिंग होती नहीं है, तो उसकी वजह से एक कुछ और चैलेंजेस थे हमारे सामने। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं बता नहीं सकता कि हम सब ने कितना एंजॉय किया है ये फिल्म की शूटिंग के दौरान, बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम मज़े से शूट कर रहे थे। और जैसे किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स थे, अनिल सर, उनके साथ काम करने में मज़ा ही कुछ और है। उन्हें सच में मंझला हुआ खिलाड़ी है वो, कि वो इतने आसानी से सब कुछ कर देते हैं, वेदर जो भी किसी भी प्रकार का रोल हो। हर्षवर्धन इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव एक्टर, वो इज़ फैंटास्टिक, यू नो, वॉज अ वेरी जेंटल मैन। जो दिखते हैं वो एक्चुअली एक्शन टाइप के, लेकिन वो हैं बड़े एकदम सिंपल से इंसान। एंड दिव्या ऑफ कोर्स शी हैड टोटली सरेंडर्ड टू दिस प्रोसेस ऑफ सावी जो फिल्म थी। तो मेरे ख्याल से जब एक्टर्स आपके साथ हो, जब प्रोड्यूसर आपको सब कुछ दे जो आपको ज़रूरत हो, तो एक डायरेक्टर तो सिर्फ खुशी हो सकता है उसके बाद। इवन अगर आपकी जर्नी की बात करें मैम, तो आपने फाल्गुनी पाठक जी के सॉन्ग से शुरुआत की थी, फिर अक्षय कुमार के अपोजिट आपने डेब्यू किया था अपनी मूवी का, लेकिन अब काफ़ी साल हो गए, तब से लेकर आपको क्या कुछ चेंजेस लगता है खुद में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में? खुद में तो बहुत चेंजेस लगते हैं, क्योंकि तब मैं बहुत डरी सहमी सी लड़की थी जो बॉम्बे आई थी। बॉम्बे में मैं किसी को जानती नहीं थी, ना कोई फ्रेंड ना कोई रिलेटिव, और तब मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं आता था। मैं इनफैक्ट सर को बताना चाहूँगी, सर शायद जानते नहीं है, तब जब मैं बॉम्बे आई थी
तब मैं सर से भी मिली थी, सर के ऑफिस ओह! में। यस, एंड लो। आई थिंक आपके ऑफिस के थ्रू मुझे कॉल आया था, हाँ। एंड आई केम एंड मेट यू एंड सोनी जी Yeah. were there, both of you were there. I don't exactly remember the conversation sir we had, but अब देखो तब मैं मिली थी और अब this has और डेस्टिनी, Destiny. इसको बोलते हैं डेस्टिनी। Destiny, yeah. So तब मैंने एक ही फिल्म किया, and उसके बाद I got into direction and I was directing for many years. But I think my journey में मैंने कभी सोचा नहीं मैं ऐसे करूँ ऐसे करूँ. I think जिस रास्ते ईश्वर ले जाते रहे मैं जाती रही. And I'm happy today because my parents are very proud of me, and I think वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. When you see that pride in your parents' eyes, so you feel you've done something right in life. सो सर आपसे पूछना चाहेंगे कि जब कोई मूवी बनती है तो उसकी जो स्टोरी लाइन रहती है वो सब मतलब मेन रहता है, तो सॉन्ग रहता है, कास्ट रहता है, फिर स्टोरी लोग सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी होती है। जब तक आपके स्टोरी ठीक नहीं होगी आपको फिल्म नहीं बनानी चाहिए। इवन जो स्क्रीन राइटर्स हैं तो उन लोग के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहते हैं कि किसी स्टोरी को ब्रेक देना। सबसे डिफ़िकल्ट काम स्टोरी है कि और कहानी लिखना सबसे डिफ़िकल्ट काम। और अपने कहानी सही मिल गई तो देन यू आर उसकी वो डेस्टिनी लिख लेते हो कि ये पिक्चर अभी सक्सेस की तरफ चलने वाली है या फेलियर की तरफ जाने वाली है। तो मगर ये जो है ना बहुत कम लोग समझते हैं इसका इम्पोर्टेंस और कम ध्यान देते हैं। दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट। ओके, तो लास्टली सर है मैम अपने फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो वर्ल्ड वाइड इतना आपको प्यार दे रहे हैं? मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दिल से कि आपने हमारी पिक्चर को इतना नंबर 1 पे ट्रेंड करा रहे हो. थैंक यू गाइस, योर सपोर्ट योर लव मीन्स द मोस्ट टू अस, क्योंकि हमने आपके लिए फिल्म बनाई है और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि दर्शकों को आपको इतनी पसंद आ रही है. साथ ही थैंक यू सो मच Thank you. सर और मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।